हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आज हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर की दूसरी टॉपिक है आपका इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। तो आइए स्टार्ट करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के बारे में। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, इसमें हम लोग केवल हम एक जीन की बात करेंगे और जो जो कैरेक्टर होगा स्टेम हाइट, ठीक है। तो इसमें हम स्टेम हाइट को लेकर चलेंगे, जिसमें प्लांट आपका होगा पी प्लांट, एक टाल प्लांट होगा और एक ड्वार्फ प्लांट होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ वन सच हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय मेंडल, ठीक है। तो अब हम लोग एक एग्जाम्पल, एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझते हैं जो मेंडल के द्वारा किया गया था। वेयर ही क्रॉस टाल एंड ड्वार्फ पी प्लांट टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, ठीक है। तो मेंडल ने इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन को समझने के लिए टाल और ड्वार्फ पी प्लांट में क्रॉस कराया था, ठीक है। तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट को समझाने के लिए टाल पी प्लांट और ड्वार्फ पी प्लांट का आपस में क्रॉस कराया गया था, ठीक है। फिगर 4.2। मेंडल ने इसके लिए क्या किया? क्रॉस कराने के लिए पी प्लांट के बारे में आप जानते हैं कि पी प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन होता है। पी प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं वे क्लोज होते हैं, बंद होते हैं, और उनमें सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है। लेकिन एक्सपेरिमेंट के लिए इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के स्टडी करने के लिए मेंडल ने क्रॉस पॉलिनेशन कराया था। इसके लिए उन्होंने फ्लावर को ओपन किया था। तो देखें, यह एक पी प्लांट का फ्लावर है, जिसमें प्लांट के डिफरेंट फ्लावर के डिफरेंट पार्ट को यहाँ पे दिखाया गया है। तो इसमें आप देख रहे हैं, यहाँ पे वायलेट कलर के पेटल्स को आप देख रहे हैं, यह पेटल्स हैं, ठीक। इसमें आप देखें, यह आपका स्टिग्मा, ठीक है, स्टिग्मा पार्ट है। इधर आप देखें एंथर है, ये सब एंथर दिख रहे हैं आपके, ठीक। यह स्टेमेन है, कार्पेल है, ठीक है। तो हम इस फ्लावर का क्रॉस पॉलिनेशन कैसे कराया जाएगा? तो सबसे पहले एक वायलेट फ्लावर जो है और एक वाइट फ्लावर है, ठीक है। अभी आप फ्लावर कलर के बारे में पढ़े थे, इसमें आपने देखा था कि जो वायलेट कलर होता है वह डोमिनेंट होता है। फ्लावर कलर में वायलेट कलर डोमिनेंट होता है और वाइट कलर का फ्लावर रिसेसिव होता है। तो क्रॉस कराने के लिए हम क्या करेंगे? फ्लावर को ओपन करेंगे, ठीक है। तो वायलेट कलर के फ्लावर के एंथर को, ठीक है, एंथर को रिमूव करेंगे, ठीक है, फॉरसेप्स से या फिर सीजर से। या आप एंथर जो देख रहे हैं, इस एंथर को हम रिमूव करेंगे, रिमूवल ऑफ एंथर, जिसे हम कहेंगे इमैस्कुलेशन, रिमूवल ऑफ एंथर इमैस्कुलेशन, ठीक। हम इसको फीमेल पेरेंट मान लेते हैं और इस वाले फ्लावर को मेल पेरेंट मान लेते हैं, ठीक। इसको भी आप फीमेल कर सकते हैं, इसको मेल कर सकते हैं, इसको फीमेल कर सकते हैं, ठीक है। इस फ्लावर के एंथर को आप रिमूव कर रहे हैं या फिर इस फ्लावर के एंथर को भी आप रिमूव कर सकते हैं। किसी एक फ्लावर के एंथर को रिमूव करना है। उसके बाद जो दूसरा फ्लावर है, रिमूव करने के बाद इसको बैगिंग कर देंगे, बटर पेपर से या प्लास्टिक पेपर से ढक देंगे। और जब मैच्योर हो जाएगा फ्लावर, तो एक जिसमें एंथर है वहां से पॉलन ग्रेन को इमैस्कुलेशन वाले फ्लावर पे ट्रांसफर करेंगे, स्टिग्मा पे ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन, ठीक है। यहां आप देख रहे हैं कि यह वायलेट कलर का जो फ्लावर है उसका इमैस्कुलेशन किया गया था, इसके एंथर को रिमूव कर दिया गया था, ठीक। अब एंथर रिमूव होने से इसके पास पॉलन नहीं होगा, तो पॉलन जो है हम ट्रांसफर कर रहे हैं वाइट वाले फ्लावर से, ठीक है। इसके एंथर का पॉलन जो है हम ट्रांसफर कर रहे हैं
वायलेट के स्टिग्मा पे। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन दैट इज पॉलिनेशन। ठीक, पॉलिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। अब यहाँ पे सीड का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, सीड डेवलपमेंट होंगे और सारे प्लांट्स जो हैं फर्स्ट जनरेशन में F1 में सारे प्लांट्स जो हैं टाल होंगे। ठीक है, सारे प्लांट्स जो होंगे टाल होंगे। तो आपने देखा स्टेप इन मेकिंग अ क्रॉस इन पी, स्टेप्स इन मेकिंग अ क्रॉस इन पी। पी में आप कैसे क्रॉस कराएंगे? तो क्रॉस कराने के लिए सबसे पहले फ्लावर को ओपन करना होगा, एक फ्लावर के एंथर को रिमूव करना होगा जिसे इमैस्कुलेशन कहेंगे। उसके बाद दूसरे फ्लावर से पॉलन को हम ट्रांसफर करेंगे पहले वाले फ्लावर पे, स्टिग्मा पे, जिसे पॉलिनेशन कहेंगे। और फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होने पर सारे प्लांट जो हैं F1 में टाल प्लांट मिलेंगे। ये क्रॉस जो है मेंडल ने कराया था। तो आप पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, हेडिंग है इसकी दूसरी, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ वन सच हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो हम लोग एक हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के माध्यम से, एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। कैरिड आउट बाय मेंडल वेयर ही क्रॉस टाल एंड ड्वार्फ पी प्लांट टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। जहां पे मेंडल ने इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन को समझने के लिए टाल और ड्वार्फ पी प्लांट के बीच में क्रॉस कराया था। क्रॉस कैसे कराया जाएगा यह हमने आपको बताया। ही collected the seed produced as the result of this cross and grew them to generate plant of the first hybrid generation। ठीक है, तो क्रॉस कराने के बाद उन्होंने सीड को इकट्ठा किया। सीड को इकट्ठा करने के बाद उन्होंने इस सीड को उगाया और फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन को प्राप्त किया। ही कलेक्टेड द सीड प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट के बाद जो उन्हें सीड प्राप्त हुआ उस सीड को उन्होंने ग्रो करा के फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन को तैयार किया। ही कलेक्टेड द सीड्स प्रोड्यूस एज रिजल्ट ऑफ दिस क्रॉस। इस क्रॉस के रिजल्ट के द्वारा, इस क्रॉस कराने के बाद जो सीड प्रोड्यूस हुए उसको उन्होंने इकट्ठा किया एंड ग्रीव देम टू जनरेट प्लांट ऑफ द फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन। और उन्होंने फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन को ग्रीव कराया, तैयार किया। यह जो फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन तैयार हुआ, दिस जनरेशन इज आल्सो कॉल्ड द फिलियल वन प्रोजेनी। ठीक है, यह जो फर्स्ट जनरेशन तैयार हुआ इसे फिलियल वन प्रोजेनी कहते हैं या फिर हम F1 कहते हैं। तो F1 दैट इज फर्स्ट फिलियल, या आप कह सकते हैं फिलियस या सन, या आप स्प्रिंग कह सकते हैं। तो इस तरह से जो फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन तैयार हुआ उसे हम फिलियल वन प्रोजेनी या F1 कहेंगे, या आप ऑफ स्प्रिंग कह सकते हैं, सन कह सकते हैं। मेंडल ऑब्जर्व दैट, मेंडल ने देखा ऑल द F1 प्रोजेनी प्लांट वेयर टाल लाइक वन ऑफ इट्स पेरेंट, नन ऑफ वेयर ड्वार्फ। ठीक है, मेंडल ने देखा कि F1 प्रोजेनी में जो भी प्लांट्स तैयार हुए वे सारे प्लांट्स टाल थे, सारे प्लांट लंबे थे। ठीक है, जैसे कि पेरेंट्स लंबा था उसी तरह से F1 जनरेशन के सारे प्लांट लंबे थे, कोई भी प्लांट ड्वार्फ नहीं था। फिगर 4.3 तो देखें यहाँ पे जब मेंडल ने अपना क्रॉस कराया, एक टाल प्लांट लिया और एक ड्वार्फ प्लांट लिया। ठीक है, फ्लावर को ओपन करके इमैस्कुलेशन करके इसके पॉलन को ट्रांसफर करके क्रॉस पॉलिनेशन कंप्लीट कराया। और F1 जनरेशन में यह क्रॉस होने के बाद F1 जनरेशन में आप देख रहे हैं कि सारे पौधे जो हैं टाल हुए। F1 जनरेशन फिलियल वन में जो भी ऑफ स्प्रिंग तैयार हुए वे सारे पौधे टाल थे, और यह पौधे जो टाल प्लांट्स थे वे ठीक वैसे ही थे जैसे इनका पेरेंट था।
ठीक है, जो टाल वाला पेरेंट था ठीक उसी तरह से यह F1 जनरेशन के प्लांट थे, कोई इनमें डिफरेंस नहीं था। ठीक है, तो यह क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा उन्होंने तैयार किया। फिर उन्होंने इसका अब क्रॉस पॉलिनेशन न करा के सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया। अब यह जो टाल प्लांट प्राप्त हुए हैं इनके सीड को इकट्ठा करके फिर उन्होंने ग्रो कराया और अब क्रॉस नहीं करा के सेल्फिंग होने दिया, सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया। ठीक है, तो ठीक है, सेल्फिंग होने से F2 जनरेशन तैयार हुए, F2 जनरेशन तैयार हुए और उन्होंने देखा कि इसमें ठीक है रेशियो में अगर कहा जाए तो 3:1, 3 जो प्लांट बने थे वे सारे पौधे टॉल थे और 1 वाले प्लांट जो है ड्वार्फ थे। तो आपने देखा कि फर्स्ट जनरेशन में सारे पौधे टॉल ही हुए थे, लेकिन सेकेंड जनरेशन में F2 जनरेशन में आप देख रहे हैं कि ड्वार्फ प्लांट भी उत्पन्न हुआ। ठीक, और यह ड्वार्फ प्लांट ठीक वैसा ही था जैसा उसका पेरेंट था, जैसा उसका पेरेंट था। आइए देखते हैं आगे। He collected the seed, produced a result of this cross. क्रॉस के बाद जो सीड उत्पन्न हुए उनको उन्होंने कलेक्ट किया एंड ग्रू देम टू जनरेट प्लांट ऑफ द फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन। उन्होंने फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन के प्लांट को तैयार किया, उगाया। दिस जनरेशन इज आल्सो कॉल्ड द फिलियल वन प्रोजेनी आर F1। ठीक है, ये जो फर्स्ट जनरेशन तैयार हुए जिसे हम फिलियल वन प्रोजेनी या F1 कहेंगे। मेंडल ऑब्जर्व दैट ऑल द F1 प्रोजेनी प्लांट वेयर टॉल लाइक वन ऑफ द इट्स पेरेंट, नन वेयर ड्वार्फ। मेंडल ने देखा कि F1 जनरेशन के सारे प्लांट्स जो थे टॉल थे, लंबे थे। ठीक है, अपने पेरेंट की तरह, कोई भी उसमें ड्वार्फ प्लांट नहीं था। ही मेड सिमिलर ऑब्जर्वेशन फॉर द अदर पेयर ऑफ ट्रेट। ठीक है, उन्होंने सिमिलर ऑब्जर्वेशन, ठीक है, जो अदर पेयर्स थे ट्रेट्स के, सिमिलर ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा। जैसे स्टेम हाइट में उन्होंने टाल देखा F1 जनरेशन में, तो फ्लावर कलर में उन्हें वायलेट मिला, फ्लावर पोजीशन एक्सियल मिला, पॉड शेप इन्फ्लेटेड मिले, पॉड कलर ग्रीन मिला, सीड शेप राउंड मिला, सीड कलर येलो मिला। मतलब जो डोमिनेंट ट्रेट थे वही कैरेक्टर्स जो है F1 जनरेशन में प्रोड्यूस हुए। ठीक है, डोमिनेंट ट्रेट के जो भी कैरेक्टर्स थे वे F1 जनरेशन में उत्पन्न हुए। तो ही मेड सिमिलर ऑब्जर्वेशन फॉर अदर पेयर ऑफ ट्रेट्स। ठीक है, उन्होंने सिमिलर ऑब्जर्वेशन देखा जो अदर पेयर ऑफ ट्रेट्स थे। ही फाउंड दैट द F1 ऑलवेज रिसेंबल either one of the parent and that the trait of other parent was not seen in them। ठीक है, उन्होंने देखा कि F1 जो था, F1 जो तैयार हुआ था वह ठीक F1 ठीक पेरेंट की तरह था। ठीक है, उनमें कोई मिक्सिंग नहीं हुई थी। ठीक है, ही फाउंड दैट द F1 ऑलवेज रिसेंबल्ड either one of parent। ठीक है, F1 जनरेशन में जो भी प्लांट तैयार हुए वह या तो एक पेरेंट के जैसे थे एंड दैट द ट्रेट ऑफ अदर पेरेंट वाज नॉट सीन इन देम। ठीक है, और दूसरे पेरेंट्स के जो लक्षण थे वे F1 में प्राप्त नहीं हुए थे। मतलब कहने का है कि F1 में जो कैरेक्टर्स मिले थे वह टाल प्लांट वाले सारे कैरेक्टर्स मिले थे, इसमें ड्वार्फ प्लांट का कोई कैरेक्टर नहीं था। ठीक है, ड्वार्फ प्लांट का कोई कैरेक्टर F1 में नहीं मिला था। F1 जनरेशन में सारे कैरेक्टर जो थे वह टाल प्लांट के ही मिले थे, सारे डोमिनेंट कैरेक्टर ही मिले थे, रिसेसिव कैरेक्टर नहीं मिले थे। ठीक है, जो टाल प्लांट था ठीक उसी तरह का प्लांट मिला था, ड्वार्फ प्लांट का कोई कैरेक्टर जो है F1 में नहीं मिला था। तो ही मेड सिमिलर ऑब्जर्वेशन फॉर द अदर पेयर ऑफ ट्रेट। ठीक है, उन्होंने सिमिलर ऑब्जर्वेशन देखा था। ही फाउंड दैट F1 ऑलवेज रिसेंबल्ड
आइदर वन ऑफ द पेरेंट, F1 जो है हमेशा जो है एक ही पेरेंट के कैरेक्टर को शो कर रहा है, एंड दैट द ट्रेट ऑफ अदर पेरेंट वाज नॉट सीन इन देम, दूसरा जो पेरेंट्स है उसका कोई ट्रेट जो है उसमें दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक। मेंडल देन सेल्फ पॉलिनेटेड, इसके बाद मेंडल ने F1 जनरेशन के जो प्लांट मिले थे उनके सीड को फिर से ग्रो कराया। मेंडल देन सेल्फ पॉलिनेटेड, ठीक है, मेंडल ने अब सेकेंड जनरेशन में सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया। F1 जनरेशन आपने देखा था क्रॉस पॉलिनेशन कराया था। मेंडल देन सेल्फ पॉलिनेटेड द टाल F1 प्लांट, ठीक है, जो टाल F1 प्लांट मिले थे उसको मेंडल ने सेल्फ पॉलिनेटेड होने दिया। तो मेंडल देन सेल्फ पॉलिनेटेड द टाल F1 प्लांट एंड डू हिज सरप्राइज, ठीक है, और ऐसा करके वे आश्चर्यचकित हुए। फाउंड दैट इन द फिलियल 2 जनरेशन सम ऑफ द ऑफ स्प्रिंग वेयर ड्वार्फ, ठीक है, उन्होंने देखा कि जब फिलियल 2 जनरेशन उत्पन्न हुआ तो उसमें से कुछ पौधे जो थे ड्वार्फ उत्पन्न हुए। तो आप देख रहे हैं कि F1 जनरेशन में सारे पौधे टाल उत्पन्न हुए थे, लेकिन जब F2 जनरेशन उन्होंने तैयार किया सेल्फ पॉलिनेटेड होने, ठीक है, होने दिया, तो F2 जनरेशन में कुछ पौधे जो थे वह ड्वार्फ उत्पन्न हुए थे। जो ड्वार्फ प्लांट F1 जनरेशन में नहीं आए थे, छिप गए थे, वह F2 जनरेशन में प्रेजेंट हो गए। तो मेंडल देन सेल्फ पॉलिनेटेड द टाल F1 प्लांट एंड डू हिज सरप्राइज फाउंड दैट इन द फिलियल 2 जनरेशन सम ऑफ द ऑफ स्प्रिंग वेयर ड्वार्फ, ठीक है, तो उनमें उन्होंने देखा कि कुछ ऑफ स्प्रिंग ऐसे थे F2 जनरेशन में कि ड्वार्फ थे। द कैरेक्टर दैट वाज नॉट सीन इन F1 जनरेशन वाज नाउ एक्सप्रेस, जो कैरेक्टर्स ड्वार्फ प्लांट का F1 जनरेशन में शो नहीं हुआ था वह F2 जनरेशन में शो हो गया, ठीक है। तो जो F1 जनरेशन में ड्वार्फ प्लांट के कैरेक्टर नहीं दिख रहे थे वे ड्वार्फ प्लांट जो है F2 जनरेशन में प्रस्तुत हो गया, प्रेजेंट हो गया, एक्सप्रेस हो गया। अब किस रेशियो से प्रेजेंट हुआ? द प्रपोर्शन ऑफ द प्लांट दैट वेयर ड्वार्फ वेयर 1/4, ठीक है, तो जो अनुपात था, प्रोपोर्शन था F2 जनरेशन में ड्वार्फ प्लांट का वह 1/4 था ऑफ द F2 प्लांट, while 3/4 ऑफ द F2 प्लांट वेयर टाल, जबकि 3/4 जो थे F2 प्लांट के वे टाल थे, ठीक है। तो 1/4 जो था वह ड्वार्फ प्लांट F2 जनरेशन में उत्पन्न हुआ था और 3/4 जो थे वे टाल प्लांट थे, ठीक है। परसेंटेज में कहा जाए तो 25% जो है ड्वार्फ प्लांट थे और 75% टाल प्लांट थे, ठीक है। अगर हम एक कलेक्शन के माध्यम से कहें तो जो मेंडल को मिला था, तो मेंडल अलाउ दीज टू रिप्रोड्यूस बाय सेल्फ पॉलिनेशन, F2 जनरेशन उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन होने से ही तैयार किया था। तो मेंडल अलाउ दीज टू रिप्रोड्यूस बाय सेल्फ पॉलिनेशन एंड कलेक्टेड देयर सीड, ठीक है, उन्होंने सीड को इकट्ठा किया नंबरिंग 1064, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन से जो सीड इकट्ठा हुआ वह सीड कितने थे? 1064 थे। नेक्स्ट व्हेन ही सो, उसके बाद इस सीड को उन्होंने बोया, सो किया। दिस सीड, इस सीड से 70, ठीक है, 787 ऑफ दिस ग्रीव इनटू टाल स्टेम प्लांट, इसमें से 787 जो थे वे टाल स्टेम प्लांट जनरेट हुए एंड 277 इंटू 60 स्टेम प्लांट, 277 जो प्लांट थे वे 60 स्टेम वाले थे, ठीक है, सेकेंड फिलियल जनरेशन में F2 जनरेशन में। तो इस तरह से आपने देखा कि मेंडल ने सेल्फ पॉलिनेशन करा के 1064 बीज को इकट्ठा किया, सीड को इकट्ठा किया और उन्होंने इसको बोया, जिससे 787 जो टाल स्टेम वाले प्लांट, टाल प्लांट पीके तैयार हुए और 277 जो थे वह 60 स्टेम वाले प्लांट, ड्वार्फ प्लांट तैयार हुए थे F1 जनरेशन में। अब इनका रेशियो देखा जाए
गिविंग नियरली 3:1। ठीक है, इनका रेशियो जो होगा 787 277 का, तो वह लगभग रेशियो आएगा 3:1। ठीक है, इसी को उन्होंने कहा कि 1/4 जो थे वे ड्वार्फ प्लांट थे और 3/4 जो थे वे टाल प्लांट थे, या 25% ड्वार्फ प्लांट थे और 75% टाल प्लांट थे। ठीक है, आगे देखते हैं। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो द proportion of plant that were dwarf were 1/4 of F2 plant, while 3/4 of F2 plant were tall. The tall and dwarf trait were identical to their parental type. ठीक है, तो ये जो सेकेंड जनरेशन में टाल और ड्वार्फ प्लांट तैयार हुए थे वे अपने पेरेंट के आइडेंटिकल थे, एकदम पेरेंट जैसे थे। जो टाल प्लांट था वह टाल प्लांट जैसा था, जो उसका टाल पेरेंट था वह एकदम सेम वैसा ही था। जो ड्वार्फ प्लांट था वह अपने पेरेंट के जैसा था। ठीक है, तो अगर हम मानते हैं कि टाल प्लांट की लंबाई अगर 1 मीटर की है और ड्वार्फ प्लांट की लंबाई 5 मीटर की, ड्वार्फ प्लांट की लंबाई जो है 50 सेंटीमीटर की है, आधे मीटर की है मानते हैं। 1 मीटर का टाल प्लांट है और आधे मीटर का जो है ड्वार्फ प्लांट है। ठीक, तो F2 जनरेशन में जो टाल और ड्वार्फ तैयार हुए, तो टाल जो थे वे 1 मीटर वाले थे और ड्वार्फ जो थे वे आधे मीटर वाले थे। ठीक है, मतलब अपने पेरेंट के लंबाई इतने ही थे, ऐसा नहीं था कि कोई बीच वाला साइज आ गया, या तो लंबे थे या तो बौने थे, कोई बीच का साइज नहीं आया था। ठीक है, तो द टाल एंड ड्वार्फ ट्रेट वेयर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंटल टाइप। ठीक है, टाल और ड्वार्फ जो ट्रेट थे वे अपने पेरेंटल टाइप के आइडेंटिकल थे। एंड डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, कोई उनमें मिक्सिंग नहीं हुआ था। यह नहीं कि 1 मीटर आधे मीटर के बीच में कोई आ गया। ठीक है, 100 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर के जगह पे बीच में कोई 75 सेंटीमीटर का आ गया, ऐसा नहीं था। या तो वह 100 सेंटीमीटर के थे या तो 50 सेंटीमीटर के थे। ठीक है, या तो वह लंबाई वाले साइज के थे या तो ड्वार्फ वाले साइज के थे, बीच वाले साइज के नहीं उत्पन्न हुए थे। तो द टाल एंड ड्वार्फ ट्रेट वेयर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंटल टाइप। ठीक है, एंड डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, दैट इज ऑल द ऑफ स्प्रिंग वेयर आइदर टाल और ड्वार्फ। अर्थात जो भी ऑफ स्प्रिंग थे, जो भी सन थे, वह या तो टाल थे या तो ड्वार्फ थे। नन वेयर इन बिटवीन हाइट, कोई भी इसके बीच का हाइट नहीं था, कोई भी इसके बीच का हाइट नहीं था। या तो वह अपने पेरेंट की तरह लंबे थे या तो अपने पेरेंट की तरह बौने थे, कोई भी बीच हाइट का उत्पन्न नहीं हुआ था। फिगर 4.3। ठीक है, तो फिगर 4.3 आप देखें तो मेंडल ने क्रॉस पॉलिनेशन कराया पहले टाल और ड्वार्फ प्लांट के बीच में। ठीक है, और F1 जनरेशन तैयार किया। F1 जनरेशन, ठीक है, इससे जो सीड मिला उससे F1 जनरेशन तैयार किया। F1 जनरेशन में सारे पौधे जो थे वो टाल थे, सारे पौधे टाल थे F1 जनरेशन में। फिर अब क्रॉस न करा के उनका सेल्फिंग कराया। सेल्फिंग कराने के बाद जो सीड इकट्ठा हुए उनको फिर से ग्रो कराया, तो इससे आपका F2 जनरेशन तैयार हुआ, फिलियल 2 जनरेशन तैयार हुआ, जिसमें 25% जो प्लांट थे वे ड्वार्फ थे, 75% जो प्लांट थे टाल थे। या हम कह सकते हैं 1/4 ड्वार्फ थे, 3/4 जो थे वह टाल थे। ठीक है, और जो टाल थे वह एकदम अपने पेरेंट की तरह थे, जो ड्वार्फ थे एकदम पेरेंट की तरह थे। इनके बीच के हाइट का कोई भी प्लांट तैयार नहीं हुआ था। इसी तरह का रिजल्ट उन्होंने, जिस तरह से उन्होंने स्टेम हाइट को लेकर, ठीक है, अपना एक्सपेरिमेंट किया, ठीक उसी तरह का रिजल्ट उन्होंने अदर कैरेक्टर्स के साथ भी पाया। सिमिलर रिजल्ट वेयर ऑब्टेन विद द अदर ट्रेट। ठीक है,
इसी तरह का रिजल्ट जो है वह दूसरे ट्रेट के साथ भी उनको मिला। सिमिलर रिजल्ट वेयर ऑब्टेन विथ अदर ट्रेट दैट ही स्टडी ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट वेयर एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन। ठीक है, उन्होंने देखा कि F1 जनरेशन में केवल एक ही, ठीक है, एक ही पेरेंट के ट्रेट का कैरेक्टर शो हो रहा है, जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वही शो हो रहा है। while at the F2 स्टेज both the trait were express, जबकि F2 स्टेज में दोनों ट्रेट एक्सप्रेस हो रहे हैं 3:1 के प्रोपोर्शन में। ठीक है, तो सिमिलर रिजल्ट वेयर ऑब्टेन विद द अदर ट्रेट। ठीक है, उन्होंने दूसरे ट्रेट के साथ भी इसी तरह का सिमिलर रिजल्ट मिला, जैसे उन्हें स्टेम हाइट का रिजल्ट मिला, F1 जनरेशन में टाल प्लांट मिले, उसी तरह उन्होंने सिमिलर रिजल्ट उन्हें अदर ट्रेट का मिला, जैसे कि फ्लावर कलर का, फ्लावर पोजीशन, पार्ट शेप, पार्ट कलर, सीड शेप, सीड कलर। तो सिमिलर रिजल्ट वेयर ऑब्टेन विद द अदर ट्रेट दैट ही स्टडी ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट वर एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन। ठीक है, उन्होंने देखा कि F1 जनरेशन में केवल एक ही पेरेंटल ट्रेट के कैरेक्टर एक्सप्रेस होते हैं, जबकि वाइल एट द F2 स्टेज, जबकि F2 स्टेज में बोथ द ट्रेट वेयर एक्सप्रेस, F2 जनरेशन में दोनों ट्रेट एक्सप्रेस होते हैं द प्रोपोर्शन 3:1। ठीक है, तो F2 ट्रेट में दोनों ट्रेट एक्सप्रेस होते हैं 3:1 में। द कंट्रास्टिंग ट्रेट डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एट आइदर F1 और F2 स्टेज। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो ट्रेट तैयार हो रहे हैं, जो कंट्रास्टिंग ट्रेट उत्पन्न हुए हैं, उनमें कोई भी मिक्सिंग नहीं हो रहा है, चाहे वह F1 जनरेशन हो चाहे वह F2 स्टेज हो। ठीक है, या तो वह लंबे हो रहे हैं या तो बौने हो रहे हैं, ड्वार्फ हो रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई मिक्सिंग नहीं हो रही है, कोई ब्लेंडिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, तो द कंट्रास्टिंग ट्रेट डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एट आइदर F1 और F2 स्टेज। ठीक है, तो F2 स्टेज या F1 स्टेज में कोई भी ब्लेंडिंग दिखाई नहीं दे रहा है। नेक्स्ट देखें, बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इस ऑब्जर्वेशन के आधार पे मेंडल प्रपोज दैट समथिंग वाज बीइंग स्टेबली पास डाउन अनचेंज्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग थ्रू द गैमीट ओवर सक्सेसिव जनरेशन। ठीक है, इस ऑब्जर्वेशन के आधार पे मेंडल ने प्रपोज किया, मेंडल ने माना कि कोई चीज है जो स्टेबल है, ठीक है, जो अनचेंज्ड है, जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में गैमीट के थ्रू जाता है। ठीक है, इस ऑब्जर्वेशन के आधार पे मेंडल ने माना कि कोई चीज तो ऐसा है जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाता है और वह चीज जो है स्टेबल है, अनचेंज है। ठीक है, गैमीट के थ्रू वह चीज जो अनचेंज्ड है, स्टेबल है, वह पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता रहता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, ओवर सक्सेसिव जनरेशन। ठीक है, तो इन एक्सपेरिमेंट के बेस पे मेंडल ने प्रपोज कर लिया, मान लिया कि कुछ तो है जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाता है, गैमीट के थ्रू जाता है, और वो चीज जो जा रहा है वह स्टेबल है, अनचेंज है। ठीक है, वह बिना परिवर्तित हुए अनचेंज रूप में, स्टेबल रूप में पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में गैमीट के थ्रू जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है। ही कॉल्ड दिस थिंग एज फैक्टर। उन्होंने इस चीज को फैक्टर कहा। उन्होंने इस चीज को क्या कहा? फैक्टर। तो मेंडल ने जो चीज अनचेंज रूप में, स्टेबल रूप में पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में गैमीट के थ्रू ट्रांसफर होता है, मेंडल ने उस चीज को, उस थिंग्स को फैक्टर कहा। नाउ वी कॉल देम अ जीन। अब हम उसी चीज को जिसे मेंडल ने फैक्टर कहा था, अब हम उसे जीन से संबोधित करते हैं। ठीक है,
जीन देयरफॉर आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जीन जो है वह इनहेरिटेंस का यूनिट है। जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस का यूनिट क्या होता है तो हम कहेंगे जीन्स हैं। तो जीन जो शब्द है वह काफी समय बाद जो है आया था। ठीक है, उस समय उस टाइम में जीन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, कोई खोज नहीं थी जीन के बारे में, डीएनए के बारे में भी कोई डिस्कवरी नहीं थी। ठीक है, इसलिए मेंडल जो है किसी की चर्चा नहीं कर रहे हैं, न जीन की चर्चा कर रहे हैं, न डीएनए की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि 1831 में, ठीक है, आप मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था वह 7 सालों तक उन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था, वह एक्सपेरिमेंट का टाइमिंग अगर कहा जाए तो आप 1856 से 1863 के बीच में था। ठीक है, 1856 से 1863 के बीच में मेंडल का एक्सपेरिमेंट हुआ था 7 सालों तक। ठीक है, तो मेंडल का एक्सपेरिमेंट 7 सालों तक हुआ था, 1856 से 1863 के बीच में हुआ था। और 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का खोज किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का डिस्कवरी जो है वह 1831 में किया था। ठीक है, तो जीन की जो डिस्कवरी हुई थी वह काफी समय बाद हुई थी। 1909 में जॉनसन ने जीन टर्म यूज किया था। जॉनसन के द्वारा 1909 में जीन टर्म यूज किया था। ठीक है, तो थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं, देखें ध्यान से। 1831 की अगर बात की जाए, 1831 की बात की जाए तो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन जो थे वह डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, उस टाइम में जेनेटिक्स में न्यूक्लियस का क्या रोल है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। न्यूक्लियस का रोल जेनेटिक्स में क्या है किसी को कोई पता नहीं था। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा न्यूक्लियस डिस्कवर किया गया था। 1856 से 1863 तक 7 ईयर जो है मेंडल ने अपना रिसर्च किया था। 1869 में, ठीक है, 1869 में डीएनए जो है, ठीक है, एसिडिक सब्सटेंस जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है डीएनए, वह एसिडिक सब्सटेंस होता है। इसको आइडेंटिफाई किया था फ्रेडरिक मेस्चर ने। डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस वाज आइडेंटिफाइड बाय फ्रेडरिक मेस्चर इन 1869। उसके बाद 1902 में सटन एंड बावेरी गेव क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस जो दिया गया था सटन और बावेरी के द्वारा, वो 1902 में दिया गया था। 1909 में जॉनसन ने जीन टर्म का यूज किया था। ठीक है, 1909 में जॉनसन ने जीन टर्म का यूज किया था। 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ वांट टू नो बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, 1928 में फ्रेडरिक और ग्रिफिथ जो है जेनेटिक मटेरियल जो है उसका बायोकेमिकल नेचर जानने की कोशिश कर रहे थे 1928 में। 1952 में हर्शे और चेस ने फाइनली कंफर्म कर दिया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। 1952 में हर्शे और चेस का जो एक्सपेरिमेंट था उससे फाइनली कंफर्म हो गया था डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। दैट्स व्हाई वी कैन नॉट यूज टर्म लाइक न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, डीएनए एंड जीन इन ड्यूरिंग मेंडेलियन जेनेटिक्स। ठीक है, तो मेंडेलियन जेनेटिक्स के टाइम में जब मेंडल ने अपना रिसर्च पेपर पब्लिश किया था, रिसर्च किया था, उस टाइम में हम क्रोमोसोम टर्म, न्यूक्लियस टर्म, डीएनए टर्म, जीन टर्म का यूज नहीं कर सकते हैं। तो मेंडेलियन जेनेटिक्स में हम इन टर्म का यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सारे टर्म्स जो हैं बाद में डिस्कवर किया गया था। ठीक है, पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स वर्क ऑन जेनेटिक्स आफ्टर मेंडल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हैं कि मेंडल ने अपने ऑब्जर्वेशन के बेस पे, अपने एक्सपेरिमेंट और अनुभव के बेस पे उन्होंने कहा कि कुछ तो है
जो पेरेंट से आप स्प्रिंग में स्टेबल रूप से, अनचेंज रूप से गैमीट के थ्रू जनरेशन टू जनरेशन पास हो रहा है और उसी से ये सारे चेंजेज हो रहे हैं। तो बेस्ड ऑन दीज ऑब्जर्वेशन मेंडल प्रपोज दैट समथिंग was being stably passed down unchanged from parent to offspring through the gamete over successive generation. He called these thing as factor. ठीक है, उन्होंने इस चीज को फैक्टर कहा. नाउ वी कॉल टर्म एज जीन्स. आज जो है हम उसी टर्म्स को जीन कहते हैं. जीन्स देयरफॉर आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है, इस तरह से जीन्स जो है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है. They contain the information that is required to express a particular trait in an organism. ठीक है, तो जीन के अंदर ही इंफॉर्मेशन होते हैं पर्टिकुलर ट्रेट के बारे में जो कि ऑर्गेनिज्म में एक्सप्रेस होते हैं. ठीक है, मेंडल की बात अगर कहें तो फैक्टर के अंदर ही, ठीक है, पर्टिकुलर ट्रेट्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्सप्रेस होते हैं. तो दे कंटेन द इंफॉर्मेशन, जीन के अंदर इंफॉर्मेशन कंटेन होता है. दे कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म. किसी भी ऑर्गेनिज्म में पर्टिकुलर ट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए जीन के अंदर इंफॉर्मेशन होते हैं. जीन्स विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट आर नोन एज एलील्स. ठीक है, तो जीन्स के अंदर जो कोड होते हैं, जो पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट होते हैं, उन्हें हम एलील कहते हैं. दैट इज दे आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन. ठीक है, जो थोड़े से डिफरेंट होते हैं सेम जीन के. ठीक है, तो जीन के अंदर कोड होते हैं कंट्रास्टिंग ट्रेट के. जैसे हम देखें लंबाई का जो कंट्रास्टिंग ट्रेट है, जो एलील है, वह अगर लंबाई का है तो कैपिटल टी से हम कहेंगे. ठीक है, लेंथ हम हाइट की बात कर रहे हैं, हाइट के जीन की बात कर रहे हैं. तो हाइट का जो ट्रेट है, जो एलील है, वह हाइट का जो एलील है वह लॉन्ग के लिए कैपिटल टी है और ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी है. ठीक है, तो हाइट में जो है आपके ट्रेट वह टाल और ड्वार्फ है, जिसका एलील कैपिटल टी स्मॉल टी है. तो इसमें स्लाइटली डिफरेंस है, मतलब एक टाल है और एक ड्वार्फ है. ठीक है, तो यह दोनों हाइट के लिए ही हैं, लेकिन इनमें डिफरेंट क्या है, एक टाल है और एक ड्वार्फ है. ठीक है, एलील को रिप्रेजेंट भी करेंगे हम, टाल के लिए कैपिटल टी यूज करेंगे और ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी यूज करेंगे. ठीक है, तो जीन विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट. ठीक है, जीन जिसके पास कंट्रास्टिंग ट्रेट के पेयर का कोड उपस्थित है, जिसे हम एलील्स कहते हैं. एलील्स कहते हैं. तो जीन विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट आर नोन एज एलील्स. That is, they are slightly different forms of the same gene. ठीक है, अर्थात ये सेम जीन में स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म होते हैं. जैसे कि हमने एक जीन की बात किया, हाइट का जीन. तो हाइट के जीन में आप देख रहे हैं कि दो तरह के हैं, एक टॉल का है और एक ड्वार्फ का है. इनमें स्लाइटली डिफरेंट है. डिफरेंट क्या है, एक टॉल है, एक ड्वार्फ है. ठीक है, ये सूचनाएं उनके जीन के अंदर है, एलील के अंदर है. एलील जोड़े में होते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी. ठीक है, तो जीन विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट आर नोन एज एलील. ठीक है, जीन जिनमें कंट्रास्टिंग ट्रेट के पेयर होते हैं उन्हें हम एलील कहते हैं. जैसे कि आपने देखा कि लेंथ का कैपिटल टी पेयर के रूप में और ड्वार्फ का स्मॉल टी पेयर के रूप में. ठीक है, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है. लेंथ हाइट में डिफरेंट है, दोनों हाइट के जीन हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, एक टाल है, एक ड्वार्फ है. दे आर स्लाइटली डिफरेंट
फॉर्म ऑफ सेम जीन। ठीक, तो आइए थोड़ा सा एलील के बारे में और देखते हैं। एलील जो टर्म यूज किया गया था, एलील देखें ध्यान से, एन एलील इज वन ऑफ टू आर मोर वर्जन ऑफ ए जीन। एलील क्या है? यह जीन का ही वर्जन है, एक या एक से अधिक वर्जन है एलील का, जीन का। एन एलील इज वन ऑफ टू आर मोर वर्जन ऑफ ए जीन। ठीक है, तो एलील कह सकते हैं, एलील जो हैं वे जीन के ही रूप होते हैं जो एक या दो या अधिक हो सकते हैं। एन एलील इज वन ऑफ टू आर मोर वर्जन ऑफ ए जीन दैट आर लोकेटेड एट द सेम पॉइंट ऑफ क्रोमोजोम। ठीक है, क्रोमोजोम के सेम पॉइंट पर एलील उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो एलील क्या है? एलील इज वन ऑफ two or more version of a gene that are located at the same point on a chromosome। क्रोमोजोम के सेम पॉइंट पे एलील लोकेट होते हैं और ये एक या एक से अधिक वर्जन जीन के होते हैं। ठीक है, तो एन एलील इज वन ऑफ टू आर मोर वर्जन ऑफ ए जीन दैट आर लोकेटेड एट द सेम point on a chromosome। Individual inherit two allele for each gene। ठीक है, इंडिविजुअल के रूप में अगर देखा जाए, व्यक्तिगत रूप में अगर देखा जाए, इनहेरिटेंस की बात की जाए तो इंडिविजुअल इनहेरिट टू एलील फॉर ईच जीन। ठीक है, टू एलील जो हैं ईच जीन के होते हैं, वन फ्रॉम ईच पेरेंट। ठीक है, एक जो है वन फॉर्म जो है एक पेरेंट से आता है। दीज डिफरेंट वर्जन ऑफ जीन कैन लीड टू वेरिएशन इन इनहेरिटेड ट्रेट। ठीक है, और ये जो जीन के वर्जन्स हैं यह वेरिएशन उत्पन्न करते हैं इनहेरिटेड ट्रेट के बीच में। ठीक है, तो जैसे कैपिटल टी टॉल के लिए है, स्मॉल टी ड्वार्फ के लिए है, तो जब इनको ट्रांसफर होगा तो कैपिटल टी का एक गैमीट बनेगा इस कैपिटल टी, और स्मॉल टी का एक गैमीट बनेगा स्मॉल टी। तो यह कैपिटल टी और स्मॉल टी आपस में मिल जाएंगे और आपका F1 जनरेशन तैयार होगा, और यह जनरेशन जो तैयार होगा उसमें कुछ वेरिएशन उत्पन्न होंगे। ठीक है, वेरिएशन उत्पन्न होंगे, लेकिन वह आपको डोमिनेंट रूप में दिखाई नहीं देंगे, ये वेरिएशन आपको F2 पीढ़ी में दिखाई देंगे। ठीक है, तो एलील्स जो होते हैं, आपने देखा एलील इज वन ऑफ टू आर मोर वर्जन ऑफ ए जीन दैट आर लोकेटेड एट द सेम पॉइंट ऑफ ऑन ए क्रोमोजोम। इंडिविजुअल इनहेरिट टू एलील फॉर ईच जीन। ठीक है, वन फ्रॉम ईच पेरेंट। इंडिविजुअल इनहेरिट टू एलील फॉर ईच जीन। ईच जीन के दो एलील होते हैं। जैसे अगर हम हाइट का लें तो हाइट के दो एलील होंगे, एक ड्वार्फ के लिए, एक टाल के लिए। ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, टाल के लिए कैपिटल से रिप्रेजेंट करेंगे। और जब वन फ्रॉम ईच पेरेंट और एक, ठीक है, एक ही पेरेंट से आगे जाएगा, कैपिटल टी से कैपिटल टी आगे जाएगा, स्मॉल टी से स्मॉल टी आगे जाएगा गैमीट के रूप में, और ये आपस में मिक्स होके फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाएंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि वन फ्रॉम ईच पेरेंट दीज डिफरेंट वर्जन ऑफ जीन कैन लीड टू वेरिएशन इन इनहेरिटेड ट्रेट। और यही जो डिफरेंट वर्जन है यह इनहेरिटेड ट्रेट में डिफरेंस वेरिएशन पैदा करेंगे। वेटसन जो थे साइंटिस्ट, वेटसन इन 1906 इंट्रोड्यूस द टर्म एलीलोमार्फ। ठीक है, एब्रिविएटेड टू एलील्स, इसी को हम एलील्स कहते हैं। वेटसन ने 1906 में एलीलोमार्फ टर्म दिया था, जिसको हम एब्रिवेटेड फॉर्म में एलील कहते हैं। दे आर फिक्स्ड, ठीक है, पोजीशन इन क्रोमोजोम। ठीक है, क्रोमोजोम पे एलील का पोजीशन फिक्स होता है,
और उस फिक्स पोजीशन को हम लोकाई कहते हैं। ठीक है, सिंगुलर में अगर हम कहें तो लोकस कहेंगे। ठीक है, तो बेटसन ने एलील टर्म दिया था। बेटसन इन 1906 इंट्रोड्यूस द टर्म एलिलोमार्फ। एलिलोमार्फ्स को एब्रीवेटेड फॉर्म में हम एलील कहेंगे। देयर फिक्स पोजीशन इन द क्रोमोजोम आर कॉल्ड देयर लोकाई। क्रोमोजोम पे इसका जो फिक्स पोजीशन होगा जिसे हम लोकाई कहेंगे, सिंगुलर रूप में लोकस कहेंगे। टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस इन पी प्लांट आर एलिलिक जीन। ठीक है, पी प्लांट में जो टॉलनेस है, ड्वार्फनेस है, पी प्लांट में यह क्या है? यह एलिलिक जीन है। ठीक है, तो टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस इन पी प्लांट आर एलिलिक जीन। आगे देखें ध्यान से। यहां तक आपको क्लियर हो गया, एलील के बारे में आप जान चुके हैं। इफ वी यूज अल्फाबेटिकल सिंबल फॉर ईच जीन। ठीक है, यदि हम प्रत्येक जीन के लिए एक अल्फाबेटिकल सिंबल का यूज करें। ठीक है, इफ वी यूज अल्फाबेटिकल सिंबल्स फॉर ईच जीन देन द कैपिटल लेटर इज यूज फॉर द ट्रेट एक्सप्रेस at the F1 stage and the small alphabet for other trait। ठीक है, तो यदि हम अल्फाबेटिकल सिंबल यूज करें हर जीन के लिए तो हम कैपिटल लेटर यूज करेंगे जो F1 स्टेज में जो ट्रेट एक्सप्रेस हुए हैं उनके लिए, और स्मॉल लेटर यूज करेंगे दूसरे ट्रेट के लिए। तो F1 स्टेज में आपने देखा कि टाल प्लांट एक्सप्रेस हुए थे तो उनके लिए हम कैपिटल टी यूज करेंगे, और जो दूसरा ट्रेट एक्सप्रेस हुआ था F2 प्लांट में जो ड्वार्फ था उसको स्मॉल टी से हम रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ द कैरेक्टर ऑफ हाइट। ठीक है, अगर हाइट का कैरेक्टर लें तो कैपिटल टी इज यूज फॉर द टाल ट्रेट। कैपिटल टी हम यूज करेंगे टाल ट्रेट के लिए एंड स्मॉल टी फॉर द ड्वार्फ, और ड्वार्फ के लिए हम स्मॉल टी यूज करेंगे। ठीक है, एंड कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर एलील ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कैपिटल टी और स्मॉल टी जो हैं वह एलील हैं एक दूसरे के। कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर एलील ऑफ ईच अदर, हेंस इन प्लांट a pair of allele for height would be। ठीक है, तो प्लांट में एलील्स जो होते हैं वो पेयर में होते हैं, जोड़े में होते हैं। जीन जो है जोड़े में होते हैं, क्रोमोजोम जो है जोड़े में होते हैं, एलील जो है जोड़े में होते हैं। ठीक है, तो हेंस इन प्लांट द पेयर ऑफ एलील ऑफ हाइट वुड बी कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, आर स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो अगर हम कहें कि हाइट, प्लांट हाइट के जो पेयर ऑफ एलील होंगे वे क्या होंगे, तो हाइट के लिए पेयर ऑफ एलील जो होंगे प्लांट के लिए वो होंगे कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, या फिर स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा इफ वी यूज अल्फाबेटिकल सिंबल फॉर ईच जीन। हर जीन के लिए अगर अल्फाबेटिकल सिंबल का यूज किया जाए then the capital letter is used for the trait express at the F1 stage। तो जो F1 स्टेज में एक्सप्रेस होता है उसके लिए कैपिटल लेटर यूज करेंगे एंड स्मॉल अल्फाबेट फॉर अदर ट्रेट, और दूसरा जो ट्रेट है जो F2 में एक्सप्रेस होता था उसके लिए हम स्मॉल लेटर यूज करेंगे। तो अगर हम टाल को लें तो कैपिटल टी हम यूज करेंगे टाल के लिए कैपिटल लेटर, और ड्वार्फ जो है उसके लिए स्मॉल लेटर स्मॉल टी का यूज करेंगे। For example, in case of character of height, capital T is used for the tall trait and small t for dwarf, and capital T and small t are allele of each other। ठीक है, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी जो हैं वे एलील हैं एक दूसरे के। हेंस इस प्रकार इन प्लांट द पेयर ऑफ एलील ऑफ हाइट वुड बी, प्लांट में जो हाइट के एलील्स पेयर होंगे वे होंगे कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, या फिर स्मॉल टी स्मॉल टी। मेंडल आल्सो
प्रपोज दैट इन अ ट्रू ब्रीडिंग tall or dwarf pea variety the allic pair of gene for height are identical। ठीक है, मेंडल ने यह भी प्रपोज किया कि जो ट्रू ब्रीडिंग हो रही है टाल का या फिर ड्वार्फ पी वैरायटी का, वो एलिलिक पेयर ऑफ जीन फॉर हाइट आर, ठीक है, जो पेयर ऑफ जीन होंगे हाइट के लिए वे आइडेंटिकल हैं। ठीक है, आइडेंटिकल हैं तो उन्हें हम होमोजाइगस कहेंगे, कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी हैं तो उनको भी होमोजाइगस कहेंगे। ठीक है, आइडेंटिकल आर होमोजाइगस कैपिटल टी एंड स्मॉल टी रिस्पेक्टिवली। ठीक इसी तरह से कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर कॉल्ड द जीनोटाइप ऑफ द प्लांट। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी को प्लांट का जीनोटाइप भी हम कहेंगे, होमोजाइगस कहेंगे अगर आइडेंटिकल हैं, कैपिटल टी हैं या स्मॉल टी हैं तो होमोजाइगस कहेंगे। ठीक है, जीनोटाइप के रूप में कैपिटल टी स्मॉल टी यूज करेंगे। वाइल द डिस्क्रिप्टिव टर्म, जबकि जो डिस्क्रिप्टिव टर्म है जैसे कि टाल एंड ड्वार्फ आर द फिनोटाइप। ठीक है, तो टाल और ड्वार्फ जो हैं वह फिनोटाइप है। तो अब आप देख रहे हो कि यहां पर मेंडल ने प्रपोज किया जीनोटाइप टर्म और फिनोटाइप टर्म। फिनोटाइप मतलब जो दिख रहा है, जो डिस्क्रिप्टिव टर्म के रूप में फिनोटाइप उन्होंने यूज किया, जो दिख रहा है, प्लांट जो है लंबा दिख रहा है तो उसको हम टाल कहेंगे, बौना दिख रहा है तो उसको ड्वार्फ कहेंगे। तो यह जो टाल और ड्वार्फ आप कह रहे हो वह फिनोटाइप है। ठीक है, जीनोटाइप आप क्या कह रहे हैं? जीनोटाइप मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जो टर्म है यह जीनोटाइप है। टाल और ड्वार्फ टर्म जो है वो फिनोटाइप है। ठीक है, तो अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो यह होमोजाइगस है, आइडेंटिकल है। ठीक है, आइडेंटिकल है, होमोजाइगस है, एक जैसे हैं कैपिटल टी एक जैसे हैं कैपिटल टी और या फिर स्मॉल टी होमोजाइगस हैं। हेट्रोजाइगस में कैपिटल टी स्मॉल टी जो हेट्रोजाइगस हो गए, कैपिटल टी स्मॉल टी जो है यह डिफरेंट हो गए, इसको हम हेट्रोजाइगस कह सकते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन अगर कैपिटल टी सेम है, स्मॉल टी सेम है तो होमोजाइगस कहेंगे। लेकिन अगर कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया तो इसे हम हेट्रोजाइगस कहेंगे। ठीक है, हाँ। अब यहां पे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट देन वुड बी द फिनोटाइप ऑफ प्लांट दैट हैड ए जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, प्लांट का फिनोटाइप क्या होगा जिसका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी हो। ठीक है, तो जिसका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी होगा उस प्लांट का फिनोटाइप टाल होगा, वह भी प्लांट टाल ही होगा जिसका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। ठीक है, कुछ बातें और कर लेते हैं फिर इसको हम समाप्त करते हैं। As Mendel found the phenotype of the F1 heterozygote capital T small t to be exactly like the capital T parent in appearance। ठीक है, मेंडल ने देखा कि फिनोटाइप जो है, जो दृश्य रूप है, जो दिख रहा है F1 जनरेशन में, जो कि हेट्रोजाइगोट है कैपिटल टी स्मॉल टी के रूप में है, वह सेम एग्जैक्टली उसी तरह है जैसे कि कैपिटल टी पेरेंट है। ठीक है, तो कैपिटल टी पेरेंट का जो अपीयरेंस है वह ठीक उसी तरह का अपीयरेंस जो है F1 हेट्रोजाइगोट कैपिटल टी स्मॉल टी का है। मेंडल ने फिनोटाइप रूप में यह देखा, यह पाया। एज मेंडल फाउंड द फिनोटाइप of the F1 heterozygote capital T small t to be exactly like the capital T parent in appearance। He proposed that, उन्होंने प्रपोज किया कि in a pair of dissimilar factor, ठीक है, ये जो dissimilar factor का पेयर है कैपिटल T स्मॉल t जो दोनों अलग अलग हैं, he proposed that
इन अ पेयर ऑफ डिसिमिलर फैक्टर वन डोमिनेट्स द अदर, इसमें से एक जो है दूसरे पर डोमिनेंट है। जो डिसिमिलर फैक्टर आ रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी आ रहा है, इसमें से एक जो है वह दूसरे पर डोमिनेंट है, जैसा F1 में दिख रहा है। मतलब कैपिटल टी जो है स्मॉल टी पे डोमिनेंट है और स्मॉल टी जो है वह रिसेसिव है, एंड हेंस इज कॉल्ड द डोमिनेंट फैक्टर while the other factor is recessive। इस तरह से उन्होंने एक को डोमिनेंट फैक्टर कहा और दूसरे को रिसेसिव फैक्टर कहा। कैपिटल टी जो था वह डोमिनेंट फैक्टर था, स्मॉल टी जो था वह रिसेसिव फैक्टर था। इन दिस केस कैपिटल टी जो कि टॉलनेस के लिए था इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी जो कि ड्वार्फनेस के लिए है। तो यहां पे कैपिटल टी जो है वह डोमिनेंट है स्मॉल टी पे, दैट इज जो स्मॉल टी जो है वह रिसेसिव है। ही ऑब्जर्व आइडेंटिकल बिहेवियर फॉर ऑल द अदर कैरेक्टर ट्रेट पेयर दैट ही स्टडी। उन्होंने देखा कि वे सारे कैरेक्टर्स आइडेंटिकल बिहेवियर शो कर रहे थे किसी भी अदर कैरेक्टर, जैसे अभी हमने टॉलनेस का देखा, उसी तरह से जो 7 कैरेक्टर थे जो डोमिनेंट थे, 7 कैरेक्टर वे सारे जो है दिख रहे थे F1 जनरेशन में, ठीक है, जब उन्होंने स्टडी किया। ही ऑब्जर्व आइडेंटिकल बिहेवियर फॉर ऑल अदर कैरेक्टर ट्रेट पेयर दैट ही स्टडी, ठीक है। इट इज कन्वीनियंट एंड लॉजिकल द यूज ऑफ कैपिटल एंड लोअर केस ऑफ एन अल्फाबेटिकल सिंबल टू रिसेंबल दिस कंसेप्ट, ठीक है। अब यहां पे इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम जो अल्फाबेटिकल लेटर ले रहे हैं, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर यूज कर रहे हैं, वह आसानी के लिए यूज कर रहे हैं ताकि इस चीज को समझना आसान हो जाए। कैपिटल लेटर जो है डोमिनेंस के लिए यूज कर रहे हैं, स्मॉल लेटर रिसेसिवनेस के लिए यूज कर रहे हैं ताकि लॉजिकल को समझना आसान हो जाए। डू नॉट यूज कैपिटल लेटर फॉर टॉल एंड स्मॉल डी फॉर ड्वार्फ। हम जो है कैपिटल लेटर टॉल के लिए या फिर स्मॉल डी ड्वार्फ के लिए यूज नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू रिमेंबर, क्योंकि आप इसको याद करने में परेशानी महसूस करेंगे। वेदर कैपिटल टी एंड स्मॉल टी डी आर एलील ऑफ द सेम जीन कैरेक्टर आर नॉट, ठीक है, कि कैपिटल टी और स्मॉल डी जो हैं, जो एलील्स हैं, वे सेम जीन कैरेक्टर्स के हैं या नहीं हैं, यह आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए हम डोमिनेंट के लिए कैपिटल टी यूज करते हैं और रिसेसिव के लिए स्मॉल टी यूज करते हैं, न कि कैपिटल टी टॉल के लिए और स्मॉल डी ड्वार्फ के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो इट इज कन्वीनियंट एंड लॉजिकल, ठीक है, यह आसान हो, लॉजिकल हो, टू यूज द कैपिटल एंड लोअर केस ऑफ एन अल्फाबेटिकल सिंबल टू रिमेंबर दिस कंसेप्ट, ठीक है। इस कंसेप्ट को समझने के लिए, रिमेंबर करने के लिए हम अल्फाबेटिकल सिंबल को यूज करते हैं ऑफ डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस, कैपिटल टी और स्मॉल टी। डू नॉट यूज कैपिटल टी फॉर टॉल एंड स्मॉल डी फॉर ड्वार्फ बिकॉज यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू रिमेंबर whether capital T and small d are alleles of the same gene character or not. Allele can be similar as in the case of homozygote, ठीक है। एलील जो हैं होमोजाइगोट के केस में सिमिलर होते हैं, ठीक है। एलील्स जो हैं वह होमोजाइगोट के केस में सिमिलर होते हैं, जैसे कि कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, या फिर कैन बी डिसिमिलर या डिसिमिलर हो सकते हैं एज इन द केस ऑफ हेट्रोजाइगोट, ठीक है। हेट्रोजाइगोट के केस में यह डिसिमिलर हो सकते हैं, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि एलील्स जो हैं वे सिमिलर भी हो सकते हैं, डिसिमिलर भी हो सकते हैं। होमोजाइगोट के केस में ए सिमिलर होते हैं, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, जबकि हेट्रोजाइगोट के केस में यह डिसिमिलर होते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। एक डेनिश बॉटनिस्ट थे
जिनका नाम था W.L. जॉनसन, ठीक है। द डेनिश बॉटनिस्ट W.L. जॉनसन इन 1919 इंट्रोड्यूस द टर्म जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। यह जीनोटाइप और फिनोटाइप टर्म जो आप देख रहे हैं, दृश्य रूप, ठीक है, और जीन रूप, यह टर्म यूज किया गया था डेनिश बॉटनिस्ट जॉनसन के द्वारा 1909 में। तो द डेनिश बॉटनिस्ट W.L. जॉनसन इन 1909 इंट्रोड्यूस द टर्म जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, ठीक है। होमोजाइगोट एंड हेट्रोजाइगोट आपने देखा, ठीक है, होमोजाइगोट एंड हेट्रोजाइगोट, ठीक है। हेट्रोजाइगोट के रूप में आपने देखा कैपिटल टी स्मॉल टी। द कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट इज हेट्रोजाइगस। जो कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट होगा उसे हम हेट्रोजाइगस प्लांट कहेंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट इज हेट्रोजाइगस फॉर जीन कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर हाइट, ठीक है। यह हेट्रोजाइगस जीन जो है वह कंट्रोल कर रहा है एक कैरेक्टर को, और वह एक कैरेक्टर क्या है, हाइट। इट इज अ मोनोहाइब्रिड एंड द क्रॉस बिटवीन कैपिटल टी एंड स्मॉल टी इज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में जो क्रॉस कराते हैं उसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, ठीक है। और जो वन कैरेक्टर शो हो रहा है हाइट का हेट्रोजाइगोट में, जिसे हम मोनोहाइब्रिड कहेंगे, द कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट इज हेट्रोजाइगस, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट जो है वो हेट्रोजाइगस है एंड फॉर जीन कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर हाइट, और जो जीन हाइट के वन कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है उसे हम मोनोहाइब्रिड कहेंगे। इट इज अ मोनोहाइब्रिड एंड द क्रॉस बिटवीन कैपिटल टी एंड स्मॉल टी इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके आगे जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। यहाँ पे रोकते हैं वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।